साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो सेशन में। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर दिए गए आपको 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है जो सही टेंस के अनुसार यहाँ पर फिट हो जाए। अक्षय खालिस्तान अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, यहाँ 4 विकल्प भी दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका गेट्स, यानी आंसर डी। अब समझिए आंसर सही क्यों है। याद रखिए, कभी भी वर्तमान की आदत यानी हैबिट को व्यक्त करने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। तो इस रूल के अनुसार यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आंसर डी। कुछ और एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिखा है ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, यानी वह रोज़ सुबह में क्या लेता है, टी लेता है, यानी चाय लेता है, चाय पीता है। तो ये उसकी क्या है, डेली हैबिट है। और डेली हैबिट यानी वर्तमान की आदत है। वर्तमान की आदत को व्यक्त करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार कभी भी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब में एस या ई एस या फिर आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। ही के साथ टेक्स का प्रयोग किया गया है इसलिए। अगला देखें हम यहाँ पर, ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, यानी वह सूर्योदय से पहले उठता है। ये भी उसकी क्या है, एक डेली हैबिट है, वर्तमान की आदत है। और वर्तमान की आदत को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न, एवरी सैटरडे द क्लास खालिस्तान ऑन द 10th फ्लोर। अब यहाँ पर देखा जाए तो एवरी जो है, एवरी यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से आपको सही आंसर चुनना है। तो देखिए, एवरी जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। यहाँ पर जो है एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में है। तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमेशा वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखें, एवरी सैटरडे क्लास, क्लास के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, याद रखिए एस या ई एस। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि क्लास सिंगुलर है तो ही मीट्स प्रयोग होगा। देखिए, विल के साथ कुछ और कारण मैं बताता हूँ रिजेक्शन के, कि बाकी हम क्यों रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि विल के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता नहीं। क्लास के साथ अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो है सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ होगा नहीं, क्योंकि जो एवरी शब्द है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर इशारा करता है। और क्लास अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ये आंसर भी गलत है। अगर हम देखें तो सही आंसर जो है आपका फर्स्ट वाला सही है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूं जिससे और भी आसानी होगी आपको सेंटेंस में ऑप्शन को चुनने के लिए। याद रखिए, अगर किसी वाक्य में ऑलवेज है, ऑफन ओ एफ टी ई एन ऑफन है, या फिर यूजुअली मतलब यू एस यू ए डबल एल वाई यूजुअली, या फिर जनरली, या फिर डेली, या फिर एवरीडे इत्यादि शब्दों का यदि प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तो उस वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। इसको आप ध्यान रखिए और इस नियम को आप लगाइएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट। अब देखिए, ऑलवेज शब्द यूज़ किया गया है और मैं कमिंग कह रहा हूँ, तो ये गलत सेंटेंस माना जाएगा। ही ऑलवेज कम्स लेट होगा। यानी जब भी ऑलवेज शब्द आ जाता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार उसका यूज़ करते हैं। चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, डज योर ब्रदर, खालिस्तान फिर लिखा है यहाँ पर इंग्लिश। याद रखिएगा, डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आपका जो स्पीकिंग है ये नहीं आएगा, स्पोकन नहीं आएगा। स्पीक में यहाँ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। जो सही आंसर है वो आपका फोर्थ वाला। ये अगला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, इफ़ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। और फिर चौथा यहाँ दिया है नो एरर। तो देखा जाए यहाँ पर गलती कहाँ है, तो इफ़ वाले सेंटेंस में इफ़ के साथ विल नहीं आता है। इस बात को आप याद रखिए, पहले वाले पार्ट में गलती है। कभी भी यदि सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो जाए तो याद रखिए उस वाले जो लाइन है उस क्लॉज में कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है। इफ़ और विल एक साथ नहीं आ सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए इसमें जो गलती है वो है आपका ए वाले में। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि सर यहाँ अगर बी वाला देखा जाए, बी में भी वी के साथ सेल आता है तो वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, वी के साथ विल भी आ सकता है और शेल भी आ सकता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आई के साथ भी वैसे सेल आता है लेकिन आई के साथ विल का प्रयोग भी हो सकता है। दोनों में अंतर क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ आई शेल गो टू मार्केट और आई विल गो टू मार्केट, तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों चीज़ समझिए।
अगर मैं कहता हूँ आई शेल गो टू मार्केट, तो मेरे जाने की संभावना जो है लगभग 70% के लगभग है। अगर मैं कहता हूँ आई विल गो टू मार्केट, तो मेरे जो जाने की संभावना है वो 100% है। यानी जब आपके सेंटेंस पर यानी वाक्य पर जोर दिया जाए तो वहाँ पर जहाँ पर आप शेल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर विल का प्रयोग हो जाता है, और जहाँ विल का प्रयोग होता है वहाँ शेल का प्रयोग हो जाता है। ये उल्टा हो जाता है, और इसे हम कहते हैं मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं, और मॉडल्स के रूप में हम प्रयोग करते हैं विल और शेल का भी। तो इसलिए यहाँ पर वी का प्रयोग, जो वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है वो श्योरिटी को दर्शा रहा है, मतलब 100% श्योर है किसी काम को करने के लिए, इसलिए वहाँ पर बिल्कुल प्रयोग हो सकता है। चलिए एक और हम प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। इफ़ माई अंकल विल कम टू दिल्ली ही विल मीट यू, और लिखा है नो एरर। देखिए इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है। यदि सेंटेंस की शुरुआत इफ़ से होती है जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, तो इफ़ कुछ वाक्य याद रखिए, इफ़, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, ये जो वर्ड हैं और इनसे अगर जो शुरू होने वाले क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, इसके साथ विल का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा आप मोटे तौर पर याद रखें कि इफ़ वाले सेंटेंस में विल का प्रयोग नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ आगे भी यूज़ किया गया ही विल मीट यू, आगे हो सकता है कहीं पर, लेकिन इफ़ के जो जस्ट बाद हम बात करें तो वो विल का प्रयोग नहीं होगा। इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है, इसलिए जो गलती है वो आपके पार्ट बी में है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एज सुन एज वी विल रीच द हॉस्टल वी शेल इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, नो एरर। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एज सुन एज लिखा है। याद रखिए कभी भी जैसे मैंने आपको बताया है कि इफ़ के जस्ट बाद विल नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है इफ़ वाले क्लॉज में। इसी तरह कभी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि एज सुन एज से हो जाए तब भी उसके साथ विल का प्रयोग नहीं करना है, उसमें भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज में पहले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी। तो एज सुन एज वी विल रीच जो यूज़ किया गया है तो विल का प्रयोग नहीं होगा किसके जस्ट बाद, एज सुन एज के बाद, इसलिए जो गलती है वो पार्ट ए में है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर एज सुन एज आई विल रीच होम, और फिर लिखा गया है नो एरर। देखिए इस सेंटेंस में भी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखें पहले सेंटेंस में लिखा गया आई विल कॉल द इंस्ट्रक्टर, तो एज सुन एज आई विल रीच होम। देखिए पहले सेंटेंस में विल का प्रयोग एज सुन एज के पहले हुआ है तो इसमें कोई गलती नहीं है। एज सुन एज के बाद वाले जो क्लॉज है जो बाद वाला क्लॉज है उसमें विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि एज सुन एज के बाद सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए एज सुन एज के बाद वाला वाक्य देखिए आई के साथ विल का यूज़ किया गया है, इसलिए पार्ट सी में गलती है। याद रखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रूल बता देता हूँ क्या है इसका। जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो तो इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस से शुरू होने वाले क्लॉज की क्रिया सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। याद रखिए जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। अब देखिए ये सेंटेंस गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एज सुन एज के बाद जस्ट विल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए क्लॉज का मतलब क्या होता है, अब यहाँ थोड़ा सा हम क्लॉज भी समझ लेते हैं। क्लॉज क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो पूरा ये पैराग्राफ, ये पूरा जो लाइन है वो एक ही है, लेकिन यहाँ से कॉमा से अलग कर दिया गया देखिए एक को, और फिर उसके जस्ट बाद दूसरी लाइन लिखी हुई है। तो यानी कहने का मतलब पूरी लाइन तो एक ही है, लेकिन जो कॉमा से अलग कर दिया गया ना उस सेंटेंस को, तो वो एक पहला क्लॉज हो गया और जो सेकंड वाला है वो दूसरा क्लॉज हो गया, यानी फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज। अगर हम बात करें इसी को हम क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर देखें तो आई पहले क्लॉज में एज सुन एज के बाद अगर हम देखें विल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका पहले वाले सेंटेंस में गलती है। अगर देखा जाए इसको सही कैसे किया गया है, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू, देखिए सेंटेंस सही हो गया, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न फिर हम देखते हैं, इफ़ यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू विल वर्क हार्ड। अभी देखिए यहाँ कॉमा से अलग कर दिया गया ना सेंटेंस को, यानी ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, यानी पहला क्लॉज, इसके जस्ट बाद ये सेकंड क्लॉज। अब यहाँ पर देखिए इफ़ के जस्ट इफ़ वाले सेंटेंस में यानी इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। यहाँ देखिए जब मैंने यहाँ पर विल को हटा दिया तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो यही आपका रूल है।
यहाँ पर बी जो V1 और V5 लिखा है, इसका मतलब है V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V5 का मतलब होता है एस या ES आदि उसमें जोड़ देते हैं हम। जब भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हमें ध्यान रखना है। इसको आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो याद रखिएगा। इनके साथ ये जो सभी जो दिए गए हैं, इनके साथ वाले क्लॉज में कभी भी सेल या विल का प्रयोग नहीं होता है। आई विल वेट अंटिल ही विल कम बैक। अब देखिए इस सेंटेंस गलत क्यों हुआ, क्योंकि अंटिल के साथ भी विल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए जैसा इसमें बताया गया है, अंटिल है, अनलेस है, इफ़ है, वेन है, एज सुन एज है, एज लॉन्ग एज है, इन केस है, इनके साथ कभी विल का प्रयोग नहीं होगा। तो आई विल वेट अंटिल ही कम्स बैक। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने विल को हटाया, सेंटेंस आपका सही हो गया। ये आपको रूल यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, आपको यहाँ पर भी आपको एरर ढूंढनी है सेंटेंस में। यहाँ पर एरर, अगर आपका एरर नहीं है तो मार्क योर आंसर नो एरर। अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड्स गुड एप्पल्स और नो एरर। इस प्रश्न को आप थोड़ा सा अटेंड करने की कोशिश करिए कि कैसे हम इस प्रश्न को अटेंड करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड्स, इसमें क्या गलती है? तो देखा जाए डू या डस का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस में हो जाता है तो उसके बाद कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यील्ड्स का मतलब क्या होता है। यील्ड्स का मतलब होता है उपज या पैदावार। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड्स गुड एप्पल्स, यानी एक खराब पौधा में एप्पल्स कैसे मिल सकते हैं। यानी आपने सिंपल सी अगर बात कहें तो आपने कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। यानी जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये आपने कहावत सुन रखी होगी, उसी कहावत के आधार पर यहाँ सेंटेंस दिया गया है अ बैड ट्री डज नॉट यील्ड्स गुड्स एप्पल। यानी जब पौधा ही खराब है तो उसमें हम एक अच्छे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। गुड एप्पल्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एक अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ग्रामर के अनुसार जो गलती है वो है डज नॉट के बाद एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बी वाले पार्ट्स में यहाँ पर एरर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद फिर अपना आंसर आप दीजिए। देखिए सेंटेंस को आप वीडियो को बीच बीच में आप रोक के पॉज करके फिर आप देखिए, पहले खुद आंसर देने की कोशिश करिए, इसके बाद फिर मुझे ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या गलती है। देखिए इस सेंटेंस में पार्ट सी वाले में यदि हम देखें, स्टूडेंट्स लिखा है और स्टूडेंट्स देखा जाए तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार। सर कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही प्रयोग किया गया है? याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या कहता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि कभी भी वर्ब का प्रयोग हो जाए, ध्यान सुनिएगा नियम, सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी यदि वर्ब का प्रयोग हो जाए और वो सिंपल रूप में दिखे, जैसे यहाँ गिव है, गिव तो ये सिंपल रूप में है। अगर यहाँ पर गेव होता तो ये बदला बदला रूप है। अगर जैसे मैंने कहा गो सिंपल रूप है, लेकिन अगर कहूँ बेंट तो ये बदला बदला रूप है। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी वर्ब का प्रयोग हो जाए और वह अपने मूल रूप में दिखाई दे तो याद रखिए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब है वो अपने बदले बदले से रूप में लगे तो याद रखिए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा और वो सेकेंड फॉर्म के रूप में ही होगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि कभी वर्ब हो, जैसे मैंने कहा सेंटेंस सुनिएगा, ही वेंट टू स्कूल। वेंट क्या है? गो का बदला बदला सा रूप है। यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब है और उसका बदला बदला रूप है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका यहाँ पर सी वाले पार्ट में एरर है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं, इफ़ ही विल प्रिपेयर अ लिटिल मोर ही विल डेफिनेटली। देखिए आगे आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था इफ़ वाले सेंटेंस में, इफ़ वाले क्लॉज में देखिए यहाँ कॉमा से अलग किया गया है। यानी इफ़ वाले क्लॉज में कभी भी इफ़ के तुरंत बाद कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन शामिल किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन जिसे आपको सर्च करना है, प्रयास करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके और मैं आपके लिए एक अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँ। यहाँ पर लिखा है व्हेनेवर खालिस्तान आई
फिर यहाँ लिखा है हिम ही मेक्स रूड रिमार्क अबाउट मी। प्रयास करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपका प्यार सहयोग बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।